जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य काम्बो बैच के तहत हम डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये आज देखने वाले हैं। प्रीवियस में कुछ क्लासेज कराए गए थे तो आपके ऐप में उन क्लास को अपडेट कर दिया गया है। वो क्लास आई थिंक कि बिल्कुल शुरू से कराया गया था, लेकिन इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जो सीरीज है ना, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का जो बुक है, इसका आधार ये है कि इसमें विषय विशेषज्ञ जो है आप यहाँ पे देख पाएंगे तो लेखक मंडल की एक लिस्ट दी गई है। और ये लेखक मंडल जो है जैसे डॉक्टर नगेंद्र जी हैं तो इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास है, पुनर्लेखन की समस्या इन पे लिखा है। ये भोलानाथ तिवारी जी का देखेंगे हिंदी भाषा उद्भव विकास में इन्होंने लिखा है। ये गणपति जी पूर्व पीठिका आदिकाल पर राम गोपाल शर्मा दिनेश। तो ये पूरा किताब आप ये समझो कि लेखक जो मंडल है उनका जो विषय विशेषज्ञ क्षेत्र है जिसमें उनको विशेषज्ञता हासिल है उन पर्टिकुलर टॉपिक पे उन्होंने लिखा है। जैसे आप देखिए परशुराम चतुर्वेदी, इनका संत काव्य की परंपरा करके भी आप देखते हैं, उतरे संत परंपरा पे इन्होंने लिखा है। तो भक्ति काल की पूर्व पीठिका इनके द्वारा लिखा गया है। तो इस तरीके से ये पूरा लिखा गया है। लेकिन हम यहाँ पे जो है सामान्यतः आप देखते हैं कि जितने भी किताब शुरू किए गए हैं करीबन 7 किताब जो है इसमें आपको ऐप में देखने को मिल रहा है। शुक्ल जी के जो है हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया, या हजारी प्रसाद जी का तीनों किताब हो गया, बच्चन जी के दोनों किताब हो गए। तो उन्हीं क्रम में जो प्रथम खंड विषय अनुक्रम में देखेंगे तो भूमिका से शुरू होता है और ये प्रथम खंड में पूर्व पीढ़ी का पूरा इतिहास बताया गया है। फिर आदिकाल समानता, जैसे एक किताब का पूरा आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग अनुक्रम अनुक्रमणिका दिया होता है, वैसे ही आधार पे आपको वीडियोज पहले चैप्टर के अकॉर्डिंग ऐसे करके शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि आप देखो आदिकाल में भी वही सेम चीज चल रहा है, फिर बच्चन का दूसरा इतिहास ले लीजिए या आधुनिक इतिहास, तो हर एक में आप देख रहे हैं कि क्रम से कराया जा रहा है। तो क्योंकि इसमें विषय विशेषज्ञों के द्वारा पर्टिकुलर टॉपिक को लिया गया है, तो मैं यहाँ पे जो शुरू करने वाली हूँ आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल से नहीं, बल्कि मतलब ये सब कराया जाएगा। लेकिन अभी जो आपका क्लास में शुरू कर रही हूँ यहाँ पे वो मैं आधुनिक काल से शुरू कर रही हूँ। आधुनिक काल बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छी बात ये है ना कि आधुनिक काल की पूर्व पीठिका आप देखेंगे तो ये जो लिखा गया है ये बच्चन जी के द्वारा ही लिखा गया है। और क्योंकि बच्चन जी का हिंदी साहित्य का इतिहास भी काफ़ी क्लास हो चुका है आपका ऐप पे और दूसरा इतिहास भी बच्चन जी का चल रहा है, तो आप देखेंगे सेम चीज़ें जो वहाँ पे है वही चीज़ें यहाँ पे भी देखने को मिलेगा, आपको रिलेट कर पाएंगे। तो इसमें हम पहले आधुनिक काल से लेके एंड तक, क्योंकि इसमें ना पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आधुनिक काल के तहत दिया गया है, तो इसे पहले करा लेंगे। फिर आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल, क्योंकि वो और चैप्टर में देखिए आदिकाल पे विशेष तौर पे आपको जो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल उन्होंने एक पूरा पर्टिकुलर किताब ही लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसे करा रहे हैं। भक्तिकाल रीतिकाल तो सभी में आप पढ़ेंगे, तो इसमें हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले आप इसमें नामकरण उपविभाग परिस्थितियों में आधुनिक काल के परिप्रेक्ष्य में देखिए सामाजिक राजनीतिक कौन सी परिस्थितियाँ कैसे बनी, उसमें अगर टॉपिक वाइज आप देखने जाएंगे तो जैसे राजनीतिक स्थिति, नया आर्थिक ढांचा, नए संबंध, शिक्षा का पश्चिमीकरण, फिर यातायात के साधन, प्रेस और जनमत, भारतीय जागरण, रेनेसां, पश्चिम को चुनौती, मध्यकालीन से आधुनिकता की ओर, संगीत, चित्र साहित्य की नई स्थिति, इस तरीके से है। और फिर आधुनिकता, उत्तराधुनिकता। अब फिर आप देखो संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, विखंडन, विरचना, उत्तर आधुनिकतावाद, नारी विमर्श। इसमें आप देखेंगे यूजीसी नेट की यूनिट 4 में जो आपका वैचारिक वाला चैप्टर है उनमें भी इन सारी चीजों को दिया गया है। या जीडीसी का सिलेबस उठाएंगे तो आपको संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद वहां पे भी ये सिलेबस में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी दृष्टि से है, इसलिए हम यहाँ से पहले इसको क्लास को शुरू कर रहे हैं। बाकी ऐप में ये क्रम से आपका क्लासेज रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग आधुनिक काल यहाँ पे चतुर्थ खंड शुरू कर रहे हैं और फिर पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो चौथा खंड है ये अध्याय 13 से शुरू हो रहा है और बता दी इसको लिखा किसने है, इस चैप्टर को बच्चन जी ने। तो अब बच्चन जी का भी आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास है, दूसरा इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सिमिलर है चीजें। आधुनिक काल की पूर्व पीठिका में जब हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने क्या बताया है, देखिए अगर आपने वो किताब अच्छे से, क्योंकि ऐप में है ही, तो अगर आप ना हिंदी साहित्य का जो इनका दूसरा इतिहास नहीं बल्कि आधुनिक वाला जो हमने कराया है उसको पढ़ के आएंगे तो आपको लगेगा सिमिलर ही चीजें, कुछ अलग नहीं है इसमें, अगर उसको पहले कर लेंगे तो।
इन्होंने कहा कि जैसे साहित्य का इतिहास होता है, साहित्य के इतिहास में जो काल का सीमांकन होता है बहुत जटिल समस्या है, और किसी भी कालखंड का आरंभ किस समय से होता है इसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में हम बता भी नहीं सकते। तो कुल मिला के सीमांकन, यानी जैसे हम आदिकाल की सीमा निर्धारित करें, भक्ति काल, रीति काल, तो बहुत जटिल समस्या है, ऐसा इनका कहना है। और कहते हैं कोई भी कालखंड किस समय से शुरू हो इसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में नहीं बता सकते। एक जो कालखंड है वो दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है, और बदलाव की प्रक्रिया तो अरसे से चलती रहती है। पर नए कालखंड का निर्धारण कब होता है? जब बदलाव के चित्र हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों, काल रूपों तथा भाषा में स्पष्टता वो दिखाई देने लगता है। इसलिए साहित्य इतिहास के लेखन में जो काल निर्धारण किया जाएगा वो लचीला होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के विकास का क्रम एक शताब्दी पहले से ही शुरू हो गया था। बदलाव के स्पष्ट चिन्ह 19वीं सदी के बाद नजर आने लगे। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक के तौर पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भी देखें ठीक 19वीं सदी के मध्य में 1850 में होता है। इसलिए लेखकों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभ का वर्ष मान लिया। किंतु इस इतिहास की अगर गतिमानता की बात करें या बदलाव में, वह स्वयं किसी तरह की भूमिका तो अदा करता नहीं। इतिहास की काल विभाजन की रेखा कम से कम दो विभिन्न प्रवृत्तियों को स्पष्टतः अलग करने वाली तथा इस अलगाव के लिए स्वयं भी बहुत कुछ उत्तरदायी होनी चाहिए। यदि सन 1857 को आधुनिक काल का प्रारंभिक बिंदु हम मान लें तो उपयुक्त दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। सन 57 दो विरोधी ताकतों की टकराहट का काल था, सामंतवादी और पूंजीवादी। सामंतवादी शक्तियां अपनी सारी ताकत लगाकर सदा के लिए समाप्त हो गई। सामंतवाद की संपूर्ण संभावनाएं खत्म होने के बाद देश के प्रबुद्ध वर्ग ने नए सिरे से सोचना शुरू किया, और अंग्रेज शासकों ने भी इस देश की परंपरा को समझकर आधुनिकीकरण की प्रक्रिया का नवीनीकरण किया। अब सेम चीज आप देखेंगे, वहां पे भी यही चीजें देखने को मिलेंगी। इन्होंने पहले कहा समस्या मेरे सामने सीमांकन की है, और जब सीमा का हम निर्धारण करते हैं तो हमें ये कंफर्म होना चाहिए कोई भी एक कालखंड से दूसरे कालखंड से वो अपने बदलाव के कारण अलग होता है। एक कालखंड दूसरे से, अगर आदिकाल भक्ति काल से अलग हो रहा है तो कुछ तो ऐसा परिवर्तन होगा, उसके कारण होता है। और बदलाव की प्रक्रिया एक तो एक दिन में नहीं चलता, अरसे से आता है। और जो बदलाव की चित्र जो है वो हमारी कहाँ पे दिखती है? आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों, काल रूपों तथा भाषा में स्पष्ट वो नजर आने लगता है। तब हम समझते हैं कि हाँ, नाम अलग अलग कर सकते हो। तो बहुत कहते हैं कि फ्लैक्सिबल होता है ये चीजें, और ये जो विकास की प्रक्रिया वो एक आध दिन की बात नहीं है, शताब्दियों पहले से ही परिवर्तन शुरू हो जाता, वो चिन्ह दिखने लगता है। और कहते हैं हमें वो ज्यादा चिन्ह देखने को मिले तो ये 19वीं सदी में अगर देखें तो वो हमें उसके बाद जाके मिला कि हाँ सच में परिवर्तन हो रहा है। संयोग भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य में ऐसा हुआ कि जिसे हम आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक के तौर पे भारतेंदु जी को जानते हैं, उनका भी देखें तो 19वीं सदी के ठीक मध्य में सन 1850 में जन्म होता। यानी अगर ये कह रहे हैं कि 19वीं सदी के बाद अगर देखें तो हमें परिवर्तन नजर आने लगता है, और ये संयोग ही कहा जाएगा कि 1950 नहीं, कहने की ये भी एक संयोग ही है कि अगर आप देखो तो 1850 में भारतेंदु जी का जन्म भी हो जाता है। अब कालखंड के निर्धारण के लिए दो चीजें हो गई। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कुछ चिन्ह नजर आ रहे हैं जिससे हम कालखंड का निर्धारण कर सकते हैं, लेकिन संयोग है एक 1850, यानी 19वीं सदी के अगर देखें तो 18 से 19 के बीच में अगर देखें तो 1850 में ठीक मध्य में 19वीं सदी के भारतेंदु जी आ जाते हैं। लेकिन समस्या ये है, कहते हैं बच्चन जी, कि स्वयं वो उनका जन्म अगर देखें तो इतिहास को गतिमान या बदलाव में ये साल तो अगर देखें तो किसी तरह की भूमिका नहीं अदा करता। क्योंकि मैं जो काल विभाजन की बात कर रहा हूँ उसके लिए मैं मानता हूँ कम से कम दो विभिन्न प्रवृत्तियां, मतलब कि दो भिन्न भिन्न विशेषताएं ऐसी हों जिनसे मैं नामकरण रख पाऊं। और क्योंकि दो भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों की बात करें तो उसमें अगर भारतेंदु जी के जन्म की बात करें तो वो तो भूमिका अदा ही नहीं करता। हमको कम से कम चाहिए दो चीजें जो अलग अलग स्पष्ट करें, और उसके लिए कहते हैं 1850 उनका जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना 1857 की क्रांति।
अगर मैं इसकी क्रांति का समय अगर मान लूँ प्रारंभिक बिंदु विभाजन के लिए, तो ये जो इनके शर्त हैं वो पूरे हो जाएंगे। सन 57 को ये कहते हैं कि ये दो विरोधी ताकतों की टकराहट का काल है। कौन सी विरोधी ताकतें हैं? एक विरोधी सामंतवादी, दूसरा है पूंजीवादी। एक तो जो सामंतवादी शक्ति है वो पूरी ताकत लगा कर जितनी भी ताकत थी सदा के लिए समाप्त हो गया, तो सामंतवादी तो समाप्त हो गया। अब सामंतवाद की जो संपूर्ण संभावनाएं खत्म होने के बाद देश क्या किया, वो प्रबुद्ध वर्ग ने नए सिरे से सोचना शुरू किया, और जो अंग्रेज यहाँ पे शासक थे उन्होंने भी इस देश की परंपरा को समझा और इसी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को नवीनीकरण किया। तो कुल मिला के ये भारतेंदु जी को आधार ना मान के 1857 की क्रांति को विभाजन का आधार मानते ही हमें पता होना चाहिए, क्योंकि इनकी शर्तें जो है 1857 की क्रांति का जो ये समय है ये पूरा कर रहा है कि सामंतवाद जो है, ये जो सामंतवादी व्यवस्था है ये डिक्लाइन हो रहा है और इस तरीके से आधुनिकीकरण का एक नया दौर आ रहा है। ये तो सबसे पहले ने स्पष्ट किया। अब क्योंकि हम नामकरण पे बात कर रहे हैं तो इन्होंने नामकरण की अपनी शर्तें रख दी सामने। अब इसमें क्या है कि कह रहे हैं कि नामकरण जैसे आधुनिक काल, तो आधुनिक जब हम कहेंगे तो आधुनिक हम कैसे कहेंगे, तो दो अर्थों में आधुनिक को कहते हैं। आधुनिक देखें तो दो अर्थों में, इसका मतलब है मध्यकाल से भिन्नता और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण। आधुनिक का बच्चन जी के शब्दों में देखें तो वो मध्यकाल से भिन्नता हो और नवीन इहलौकिक दृष्टिकोण इसकी सूचना देता है। मध्यकाल जो है, अगर हम यहाँ पे देखिए, इन्होंने जब हम इनका हिंदी साहित्य का इतिहास करा रहे हैं उसमें इन्होंने कहा भी है कि अगर हम मध्यकाल कहते हैं तो मध्यकाल एक संकुचित प्रवृत्ति को शो करता है। अगर हम भक्ति काल कह रहे हैं तो भक्ति काल एक मतलब कि बृहद स्तर पे वो चीजें दिखती, इसलिए मध्यकाल को मध्यकाल मत कहो, क्योंकि मध्यकाल को अगर मध्यकाल कहते हो तो एक संकुचित मानसिकता का परिचायक होता है, एक संकीर्ण विचारधारा का परिचायक हो जाता है। तो आधुनिक शब्द को पहले इन्होंने डिफाइन किया, फिर कहा कि जो मध्यकाल है वो अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे पुनः गत्यात्मक बनाया। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को साहित्य और कला के माध्यम से हम समझ सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हम कैसे समझ पाए कि ये मध्यकालीन बड़ा जड़ता मतलब कि एक स्थिर और एकरस हो चुका था, तो बच्चन जी का कहना है कि उसे आप साहित्य और कला के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे रीतिकाल है, रीतिकाल में कहते हैं कि कला और साहित्य अपने कथ्य, अलंकृति और शैली में एक रूप है। कैसा एक रूप है? आपको रीतिकाल में दिखेगा जो भी कला साहित्य घोर श्रृंगारिकता के बधे घाटों से बह रहा था। न उसमें छंदों में वैविध्य दिख रहा है, न विन्यास डिक्शन में एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग। अब क्या हुआ, तो अगर रीति काल में एक ही छंद, एक ही बंध दिख रहा है, तो आधुनिक काल में बधे हुए घाटे या बधे हुए जो घाट है वो टूट गए और जीवन की जो धारा है वो विविध स्रोतों में फूट पड़ी। साहित्य क्या है? मनुष्य के बेहतर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा है। आधुनिक शब्द में जो दूसरा अर्थ ध्वनित होता है, एक तो इन्होंने पहला ये बता दिया, तो आपको ये पहले वाला क्लियर होना चाहिए कि ये पहला इन्होंने कहा, ये जरूरी है। ये पहला अर्थ है आधुनिक का। दूसरा अर्थ भी आप समझिए कि दूसरा अर्थ ये होता है कि इहलौकिक दृष्टिकोण। इहलौकिक दृष्टिकोण यानी जो भी आपके आसपास है, कोई अगर आप कहें कि पारलौकिक यानी जिस दुनिया को नहीं देखें उसकी कल्पना, तो नहीं। इहलौकिक जो आपके आसपास चीजें हो रही हैं। तो आधुनिक मतलब इहलौकिक दृष्टिकोण यानी धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र आदि सभी के प्रति अगर आप देख रहे हो कुछ भी, तो आपका नजरिया होना चाहिए नए दृष्टिकोण का। एक ये चीजें हैं आधुनिक का। दूसरा अर्थ इहलौकिक दृष्टिकोण, हर एक चीज देखो एक नए नजरिए से देखो। जब आप यही चीज मध्यकाल में देखने जाते हो तो दिक्कत ये है ना कि मध्यकाल में पारलौकिक की बात की जाती है। मध्यकाल में आप जैसे सूफी साहित्य में भी आप पढ़ेंगे तो हालांकि ये ईश्वर की प्राप्ति की बात है, लेकिन सूफी दर्शन में आप पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको देखने को भी मिलेगा यात्रा जो है इश्क हबीबी से शुरू होके इश्क हकीकी की बात की जाती है, कि हकीकत में अगर देखें तो आत्मा परमात्मा के मिलने की बात की जा रही है। आप यहाँ तक आप देखो कि जैसे अद्वैतवाद, जब मध्यकाल में आप अद्वैतवाद दर्शन पढ़ेंगे शंकराचार्य का, तो अद्वैतवाद भी अगर देखें तो जगत है,
उसको नकार देता है। जीव है उसको नकार देता है। किसको मानता है? सिर्फ ब्रह्म को मानता है। तो एक तरीके से पारलौकिक परमात्मा को ही, ब्रह्म को ही माना जा रहा है। तो आधुनिक कहने का मतलब है बच्चन जी का दूसरा अर्थ कि अगर आप देखना ही चाहते हो, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला कुछ भी देखो, उसमें खास बात यह है कि आपको लौकिक देखना है, यह लौकिक इस दुनिया में रह गए, कोई पारलौकिक की बात नहीं करनी है। पारलौकिक जैसे मनुष्य इतना अधिक आच्छन्न था कि उसे अपने परिवेश की शुद्ध ही नहीं थी। तो अगर अपने परिवेश की शुद्ध ही नहीं होगी तो आप अपने एक मनुष्य का जो जीवन लेके आए हो, जो साहित्य का लक्ष्य है मानव के विकास का या मानव का उत्थान, वो तो हो ही नहीं पाएगा। वो पारलौकिक विचरण कर रहा है, अपने आसपास से बेशुद्ध है। तो कहते हैं कि आधुनिक युग खासकर वो अपने पर्यावरण के प्रति ज्यादा सतर्क हो गया। आधुनिक युग की पीठिका के रूप में इस देश में जिन दार्शनिक चिंतक और धार्मिक व्याख्याताओं का आविर्भाव हुआ, उनकी मूल चिंताधारा है ये लौकिक। ये लौकिक में सुधार, परिष्कार और अतीत का पुनरुत्थान भी करो तो नवीन दृष्टिकोण। तो आधुनिक युग की ऐतिहासिक प्रक्रिया का ही परिणाम है कि साहित्य की भाषा ही बदल गई। ब्रज से ये स्थान ले लिया खड़ी बोली ने। तो दो चीजें इन्होंने क्लियर किया कि अगर हम नामकरण कर रहे हैं तो नामकरण में क्या क्या हमारे आधार होने चाहिए, क्यों होना चाहिए। अब जब इन्होंने काल विभाजन के संकट को बता दिया, फिर बता दिया कि अगर मैं काल विभाजन करूंगा किन दो आधारों पे करूंगा, तो अब ये आते हैं कि अब मैं उप विभाजन भी कर रहा हूं तो उप विभाजन करूंगा कैसे, ये भी तो होगा। अब क्योंकि आप देखो जितने भी राइटर हैं सबने उप विभाजन किया है, तो अगर ये उप विभाजन कर रहे हैं तो इनके यहाँ पे आप देखो कि ये उप विभाजन कैसे करेंगे। जैसे आप शुक्ल जी का राम पढ़ते हो या हजारी प्रसाद द्विवेदी का पढ़ रहे हो, बच्चन जी का पढ़ रहे हो, हिंदी साहित्य के इतिहास में सभी ने कालखंड का विभाजन किया है और कुछ कुछ आधार दिया है। जैसे वीर गाथात्मक प्रवृत्तियों के आधार पे वीर गाथा काल कहने वाले शुक्ल जी हैं, या अन्य साहित्यकारों को देखेंगे तो जो भी उनको विशेषताएं लगी उसके आधार पर नामकरण किया है। इनके उपविभाजन के आधार में पहले एक चीज ये स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि जब आप हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी पढ़ते हैं तो भी ये कहते हैं कि शुक्ल जी को न छोड़ के उनका मतलब उनको इस तरीके से कि एकदम ही छोड़ दो तो ऐसा कोई इतिहास नहीं लिखा जा सकता। लेकिन हाँ, बहुत सारी ऐसी चीजें कि उनके बाद लिखा जाना जरूरी है, तो बच्चन जी कहते हैं इसलिए दूसरा इतिहास आपके सामने आता है। तो जब ये उपविभाजन भी करते हैं तो कहते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल का जो उपविभाजन किया वो एक रूपता, एक सूत्रता के अभाव में विसंगतिपूर्ण हो गया है। उनमें कमियां क्या है, पहले तो इस पे बात करते हैं। कमी ये बताते हैं कि उन्होंने जो आधुनिक काल है उसको दो खंडों में बांटा है। शुक्ल जी ने आधुनिक काल को जब दो खंडों में बांटते हैं तो वो ये गद्य खंड एक काव्य खंड में, और ये दोनों खंड एक दूसरे से कहते हैं कि गद्य और काव्य इतने अलग हैं कि उनमें एक तंता नहीं, एक तांता नहीं आ पाता। अब दोनों खंडों को फिर कहते हैं कि दो दो प्रकरण में फिर बांटा गया है, यानी गद्य और काव्य में बांटा गया है। फिर ये एक दूसरे से इतने अलग हैं कि फिर दोनों खंडों को फिर दो दो यानी गद्य को और काव्य को फिर बांटते हैं। तो पहले प्रकरण में ये ब्रजभाषा गद्य करते हैं, यानी गद्य को जब गद्य खंड को बांटते हैं तो पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य इस तरह बांट देते हैं। दूसरे प्रकरण में ये बांटते हैं गद्य साहित्य का आविर्भाव, वो विश्लेषण में है। इसे फिर तीन उत्थानों में बांट देते हैं, यानी जो गद्य साहित्य है, गद्य साहित्य का जब विश्लेषण कर रहे हैं फिर कह रहे तीन उत्थान में बांट देते हैं। प्रथम उत्थान में, द्वितीय में, तृतीय में। कालखंड में भी दो प्रकरण करते हैं, पुरानी काव्य धारा और नई धारा। फिर नई धारा के भी तीन उत्थान कर देते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय करके। शुक्ल जी के गद्य खंड और काव्य खंड एक दूसरे से सर्वथा अलग है। यानी गद्य और काव्य खंड को खास बात ये निकल के आता है कि उन्होंने गद्य काव्य को अगर देखें तो गद्य काव्य को एक साथ नहीं रखा, यानी गद्य खंड जो है उसको अगर देखें तो जैसे काव्य की खंड की बात की जाए तो काव्य यहाँ पे जैसे बात करें कि गद्य खंड जो है तो ये गद्य खंड को जो है काव्य खंड से अलग कर देते हैं। तो दूसरी चीज आपको देखना, गद्य खंड और काव्य खंड तो दोनों को अलग अलग कर देते हैं, ये चीज है। और इतना भी कह रहे हैं कि एक ही प्रवृत्ति का दूसरी की प्रवृत्ति से कोई तालमेल नहीं है। ऐसा लगता है कि मानो गद्य खंड में एक प्रवृत्ति क्रियाशील है तो काव्य खंड में दूसरी है, यानी गद्य में अलग दिख रहा है, काव्य में अलग। एग्जाम्पल भी लेके समझाया है कि काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान, यानी जो काव्य खंड है, काव्य खंड में भी आप चाहो तो दूसरे प्रकरण में, उसके तृतीय उत्थान में देखो तो काव्य में जिसे
काव्य में जिसे कहते हैं छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है, गद्य खंड के द्वितीय प्रकरण के तृतीय उत्थान में कोई एक रूपता नहीं मिलती। इस खंड दृष्टि के कारण इतिहास का निरंतर ओझल हो गया है, और शुक्ल जी के जो बाद के इतिहासकार हैं, क्योंकि वो शुक्ल जी का ही अनुगमन करते हैं, तो बच्चन जी के अनुसार वो इन्हें बहुत अप्रोप्रिएट, सही नहीं लग रहा है वो चीजें ये कह रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य में कहते हैं कि जो छायावाद युग है वो सर्वमान्य है, सब मानते हैं उसको, और इसको केंद्रवर्ती बिंदु मानकर इस काल का विभाजन करना अधिक सुविधाजनक होगा। तो ये कह रहे हैं बच्चन जी कि आधुनिक हिंदी साहित्य में देखें तो छायावाद युग क्योंकि सर्वमान्य है, और अगर मैं ये चाहूँ कि छायावाद युग सर्वमान्य है तो इसी को केंद्र में रखकर और विभाजन कर दूं, वो ज्यादा सुविधाजनक है। जो छायावाद काल है उसके पहले हिंदी साहित्य परिष्कार की दो मंजिलों से गुजर चुका था, एक तो पुनर्जागरण और सुधार। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो छायावाद काल के संबंध में कह रहे हैं कि साहित्य परिष्कार की दो मंजिलों से गुजर चुका था। पुनर्जागरण सुधार ही राजा राम मोहन राय हैं, केशव चंद्र हैं, दयानंद सरस्वती हैं, विवेकानंद हैं। ये कुछ जो पुनर्जागरण आया वो ऐतिहासिक तत्व हो गए। इसका सीधा प्रभाव साहित्य पर पड़ा। साहित्य जो है वो अपने नवीन पर्यावरण से जुड़कर मध्यकालीन प्रवृत्तियों से अलग हो गया। अतः आधुनिक काल की पहली मंजिल को पुनर्जागरण काल कहना समीचीन है। दूसरी मंजिल पर साहित्यकार अपने कथ्य, रूपाकार और भाषा के सुधार परिष्कार में संलग्न दिखता है, अतः इसे सुधार काल की संज्ञा दी जानी चाहिए। एक तो पहले इन्होंने कहा कि जो शुक्ल जी का विभाजन है, वो जो विभाजन करते हैं सिर्फ आधुनिक काल की जब बात करते हैं, क्योंकि हम लोग भी इनकी आधुनिक काल की ही चर्चा कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि ये कैसे नामकरण करेंगे, तो इन्होंने कहा क्योंकि सर्वमान्य हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का है, तो उनके जो खंडों में विभाजन देखे तो गद्य और काव्य में चीजें बटी हैं, लेकिन दोनों बहुत अलग हैं एक दूसरे से। फिर उन्होंने चीजों को और एक्सप्लेन करने के लिए उत्थान में बांटा, लेकिन सिमिलरिटी नहीं दिखती हमको। रही बात छायावाद युग की, वो सर्वजन मान्य है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर हम छायावाद काल करके लेके चले तो जो छायावाद काल के पहले का हिंदी है वो हिंदी जो है साहित्य परिष्कार की दो मंजिल से गुजरा है। जैसे आप द्विवेदी युग पढ़ते हैं तो छायावाद काल की पूर्व की हिंदी साहित्य में जो परिष्कृत करने की दृष्टि से देखें तो दो मंजिल, एक तो पुनर्जागरण की बात हो गई, और पुनर्जागरण की बात किससे जोड़ के देख लीजिए, पुनर्जागरण का मतलब हो गया भारतेंदु युग से, है ना। छायावाद के पहले तो यही हुआ भारतेंदु युग का समय, और दूसरा द्विवेदी युग का जो समय है उन्होंने कहा कि इसमें तो सुधार हुआ, व्याकरणिक दृष्टि हिंदी में सुधार ही हुआ है, तो ये एक तरीके से कहते हैं सुधार काल, यानी एक तरीके से मान लो द्विवेदी काल। तो अगर रही बात छायावाद के पूर्व की बात, तो छायावाद के पूर्व तो यही चीज हुआ है इनके अनुसार देखें तो साहित्य अपने नवीन पर्यावरण से जुड़कर मध्यकालीन प्रवृत्तियों से जब अलग हुआ तो आधुनिक काल की पहली मंजिल को क्या कहेंगे, पुनर्जागरण काल कहना समीचीन। तो इन्होंने भारतेंदु युग का जो नाम रखा है वो पुनर्जागरण कहना ज्यादा समीचीन समझा है। दूसरी मंजिल यानी द्विवेदी युग का समय, उस पर कहते हैं कि साहित्यकार अपने कथ्य, रूपाकार और भाषा के आधार परिष्कार में, सही बात है, द्विवेदी जी ने व्याकरणिक दृष्टि हिंदी में अगर देखें तो सुधार के दृष्टि से बहुत काम किया है, तो इसलिए दूसरी मंजिल पे जब हम द्विवेदी युग की बात करते हैं तो उसमें कथ्य है, रूपाकार है, भाषा के सुधार परिष्कार की बात है, इसलिए उसको सुधार काल कहना। इसके बाद स्थूल रूप से देखें जो छायावाद का समय आता है वो छायावाद का समय सन 1918 से 38 तक है, और इसके अनंतर साहित्य में आप देखो फिर प्रगति धर्मी, प्रयोग धर्मी एक आंदोलन छिड़ जाता है, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। तो वो समय 1938 से लेके 53 का दौर अलग अलग करके आता है। फिर आप देखते हो किस तरीके से दूसरा शतक के प्रकाशन तक कह रहे हैं कि प्रयोग धर्मिता से छुट्टी मिल जाती है, फिर परिवेश अत्यांतिक संपृक्तता के कारण नए लेखन में आ जाता है, तो उसे हम नव लेखन काल कहते हैं। यानी एक यात्रा इन्होंने बता दिया कि कैसे छायावाद के बाद आप प्रगतिवादी आंदोलन, प्रयोगवादी आंदोलन, नई कविता आंदोलन, ये सब चलता है। तो संक्षेप में कहें कि आधुनिक काल के उपविभाजन का प्रारूप निम्नलिखित ढंग से बच्चन जी के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये आप देखिए, ये लिस्ट इन्होंने बना दी है। लिस्ट के आधार में इन्होंने बताया कि देखिए हमने जो भारतेंदु काल का समय जो है उसको पुनर्जागरण काल कहा है, जो कि हम, क्योंकि इन्होंने 1857 को ही केंद्र माना है, ये ध्यान रखना, 1850 को नहीं माना है, इसलिए इन्होंने भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल नाम दिया है। जागरण सुधार काल इन्होंने 1918 तक दिया है द्विवेदी काल को। फिर छायावाद काल 1918 से 38 के समय को दिया है छायावाद काल।
इसके बाद आप देखो छायावादोत्तर काल में अगर देखें प्रगति प्रयोग काल ये आता है, और इसके बाद नवलेखन काल 1953 तक। ये मान के चलिए ये दूसरे सप्तक तक की बात कर रहे हैं, पहला सप्तक 1943 में आ गया था। तो इस तरीके से इन्होंने कहा कि छायावादोत्तर में 38 से लेके 53, फिर नवलेखन 53 तक। कोई भी बदलाव कहते हैं यूं ही नहीं आता, बल्कि उससे कुछ कारण होते हैं क्यों परिवर्तन आता है। तो कोई भी बिना चीज, कोई भी कारण के बिना कुछ नहीं होता। तो इस तरह दो संस्कृतियों का अंतरावलंबन परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता है जितना समाज के बुनियादी ढांचे को बदलने वाला आर्थिक कारक। ये चीजें हमने पहले भी आपको बच्चन के इतिहास में भी बताया था कि इन्होंने संस्कृति को भी उतना नहीं माना है आधार के परिवर्तन का कारक हो सकता है। यानी हमारी दृष्टि से लगेगा कि कल्चर जो है चीजों को डिफाइन करता है, तो कहते हैं उतना जो है संस्कृतियों का अंतरावलंबन जो वो परिवर्तन के लिए उतना कारगर नहीं होता जितना समाज का जो बेस स्ट्रक्चर है। इसको आप ना मार्क्सवाद से भी जोड़ सकते हो, जो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, फिर सुपर स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि बुनियादी ढांचे को बदलने वाला आर्थिक कारण। मुख्य कारण इनके हिसाब से आर्थिक ही होता है, सांस्कृतिक तो गौर होता है, पर इन दोनों को लाने का दायित्व जाने अनजाने अंग्रेजों पर ही रहा है। अतः आधुनिक काल की परिवर्तनमान प्रक्रिया को समझने के लिए इनका विवेचन बहुत जरूरी है। तो हमने यहाँ तक देखा कि ठीक है इन्होंने किन आधारों पे जो है परिवर्तन, और इनके परिवर्तन की लिस्ट आपको ये ध्यान रखना है, पुनर्जागरण, जागरण, सुधार, छायावाद, छायावादोत्तर। अब यहाँ से आप देखेंगे तो परिस्थितियां शुरू हो जाती हैं कि कोई भी कालखंड आप देखेंगे तो क्योंकि साहित्य अगर देखो तो समाज का ही दर्पण है ना, तो साहित्य में वही चीजें दिखेंगी जो समाज में घटनाएं घटित हो रही हैं। तो परिस्थितियां क्या थी ऐसी, अगर हम राजनीतिक परिस्थिति की बात करें तो आदिकाल जो आया है उस पृष्ठभूमि में जाकर देखी तो उस समय की राजनीति की स्थिति क्या थी। अब देखो क्योंकि इन्होंने माना है 1857 को, तो हमें यही देखना है 1857 के समय से राजनीतिक स्थिति क्या है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का अगर आप आरंभ देखो तो सन 1857 में हो जाता है, पर भारतवर्ष के आधुनिक बनने की प्रक्रिया की शुरुआत इनके हिसाब से एक शताब्दी पूर्व 1757 में हो गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी के युद्ध में हराया था। सिराजुद्दौला की हार के बाद संपूर्ण जो बंगाल है उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1764 में बक्सर के युद्ध में मुगल सम्राट शाह आलम भी पराजित हो गया। 1765 में कड़ा के युद्ध में उसकी रही सही शक्ति भी समाप्त हो गई। सम्राट ने अब क्या किया, बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, यहाँ की दीवानी अंग्रेजों को बख्श दी। किंतु आप ये देखो कि संपूर्ण देश पर अब जो है आधिपत्य जो है जमाने के लिए अंग्रेजों को दो अन्य शक्तियों को पराजित करना शेष था। वे शक्तियां थी मराठे और सिख। सिख तो पंजाब की सीमा में थे, परंतु मराठों का प्रभाव बहुत व्यापक था। पारस्परिक फूट और संघर्ष के कारण 80 1803 और लाशवारी 1803 इनके युद्धों में मराठे विजित हो गए और उनकी संघ शक्ति समाप्त हो गई। 1849 ईस्वी में सिखों को पराजित करने के बाद संपूर्ण देश अंग्रेजों के अधीन हो गया और 1856 ईस्वी में अवध भी अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। इस विजय के कारण अंग्रेजों का मदोन्मत्त हो जाना स्वाभाविक था। उनकी नीतियों से असंतुष्ट देसी राजाओं ने एकजुट होकर 1857 ईस्वी में व्यापक स्तर पर विद्रोह किया। फलस्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त कर दी गई और भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक, शैक्षणिक और प्रशासनिक नीतियों में परिवर्तन किया। किसमें? आर्थिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक। इस देश के लोग भी नए संदर्भ में कुछ नया सोचने और करने के लिए बाध्य हुए। साहित्य मनुष्य के बेहतर सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा। यह प्रक्रिया भारतेंदु के समय में हुई, वो भी कैसे? गद्य के माध्यम से। आधुनिक जीवन चेतना की चिंगारियां जैसी गद्य में दिखाई पड़ी वैसे ही पद्य में नहीं दिखाई पड़ी। अब देखिए यहाँ पे ये भी स्पष्ट हो गया कि पद्य क्यों आगे सस्टेन नहीं कर पाया, कि ये आधुनिक जीवन चेतना की जो चिंगारी जाके गद्य में दिखा वैसा पद्य में नहीं दिखा। नया युग अपनी अभिव्यक्ति के लिए नई भाषा की खोज कर रहा था। ब्रज भाषा इसके लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए आधुनिक काल में ब्रज भाषा काव्य के माध्यम से पुरानी संवेदनाएं ही अभिव्यक्ति पाती रहीं।
खड़ी बोली का गद्य आधुनिक चेतना के फलस्वरूप सक्षम बन पड़ा, इसलिए आगे का साहित्य आप देखेंगे गद्य में देखने को मिलेगा। तो ये भी बताया कि पद्य, क्योंकि ब्रज भाषा आगे के जो नए विचार हैं उनको संप्रेषित करने में उतना कह सकते कारगर सिद्ध नहीं हुआ, उसको रिप्लेस इसलिए करना पड़ा। दूसरी चीज, ये तो राजनीतिक स्थिति की बात कह रहे हैं, दूसरा है नया आर्थिक ढांचा। जब हम कहें कि नया आर्थिक ढांचा, क्या हुआ ऐसा परिवर्तन, नए संबंध कैसे बने, तो एक तो यह कि साहित्य का इतिहास जो है बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास होता है, जिसका सीधा संबंध बच्चन जी के अनुसार आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। और शुक्ल जी का भी देखते हैं, जनता की चित्रवृत्तियों का प्रतिबिंब ही होता है, परिवर्तन के फलस्वरूप उसमें परिवर्तन आना चाहिए। तो वही बात तो ये भी कह रहे हैं कि साहित्य की बदलती हुई अभिरुचि और संवेदनाओं का इतिहास, जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से। कुछ लोगों की दृष्टि में अगर कहें कि आर्थिक परिवर्तनों के साथ साहित्य परिवर्तन, जो मतलब आर्थिक परिवर्तन के साथ कुछ लोगों में कह रहे हैं कि साहित्यिक परिवर्तनों का तालमेल बैठा देना ही साहित्य का इतिहास है। कुछ लोगों की दृष्टि में है, ये सबके दृष्टि में नहीं, कि आर्थिक परिवर्तन हो रहा है उसके साथ साहित्यिक परिवर्तन का अगर हम तालमेल बैठा दे तो वही साहित्य का इतिहास है। कुछ लोग संस्कृति के धरातल पर ही अभिरुचियों का विकास कर निर्धारित करते हैं, संस्कृति के धरातल पर। वस्तुतः कहते हैं कि आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों में पेचीदा संबंध है। स्थूल यानी मोटे रूप से देखें तो दोनों में कार्य कारण संबंध स्थापित करके सरलीकरण नहीं कर सकते, अतः साहित्य इतिहास के संदर्भ में दोनों के संबंधों और योगदान का विवेचन अतिरिक्त अवधानता की अपेक्षा रखता है। आधुनिक काल के पूर्व, अब स्थिति देखिए बता रहे हैं कि आधुनिक काल के पूर्व क्या था। आधुनिक काल के पूर्व भारतीय गांवों का आर्थिक ढांचा क्या था, प्रायः अपरिवर्तनशील और स्थिर रहा, नहीं बदलने वाला था, जो जैसा था वैसा ही था। लेकिन ये आधुनिक काल के पूर्व की बात कर रहे हैं। गांव अपने आप में स्वतः पूर्ण आर्थिक इकाई होते थे, और इस अपरिवर्तनशीलता को लक्ष्य करते हुए सर चार्ल्स मेडकॉप ने लिखा भी है कि गांव छोटे छोटे गणतंत्र हुआ करते थे। उनकी अपनी आवश्यकताएं गांव में पूरी हो जाती थी, बाहरी दुनिया से उनका कोई संबंध नहीं था। एक के बाद दूसरा राजवंश आया, एक के बाद दूसरा उलटफेर हुआ, हिंदू, पठान, मुगल, सिख, मराठों के राज बने और बिगड़े, पर गांव वैसे के वैसे ही बने रहे। मतलब कि उनकी अपनी आवश्यकताएं पूरी हो जा रही, तो बाहरी दुनिया से वो संबंध क्यों रखते हैं। ये है कि भारत में एक के बाद दूसरा राजवंश आया, एक के बाद दूसरा उलटफेर हुआ, जैसे यहाँ हिंदू, पठान, मुगल, सिख, मराठा कई लोग आए, उलटफेर भी हुआ, लेकिन गांव जस के तस बने रहे। इसका मतलब इनके आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे चल रहा था गांव का आर्थिक ढांचा अपरिवर्तनशील स्थिर होकर वैसे ही था। गांव की जमीन पर सबका समान अधिकार था, किसान खेती करता है, लोहार, बढ़ई, कुम्हार, नाई, धोबी, तेली आदि गांव की अन्य आवश्यकताएं पूरी करते, अपने व्यवसाय के अनुसार वो अपना कार्य करते। पेशा, क्योंकि इसके लिए वो स्वतंत्र, कहते एक जाति का व्यक्ति दूसरी जाति का पेशा नहीं करता था, क्योंकि इसके लिए वो स्वतंत्र नहीं था। मतलब जिसके पक्ष में लोहार है, बढ़ई, कुम्हार, नाई, पैसे के अनुसार वो अपना काम करते थे। नगर और गांव अपनी अपनी इकाई में पूर्ण और एक दूसरे से असंबंध थे। यानी आज जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन की, गांव से नगरों में पलायन करते रोजगार के लिए लोग, ऐसी स्थिति नहीं थी, क्योंकि नगर और गांव अपनी अपनी इकाई में पूर्ण थे, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जब आपकी आवश्यकताएं आपके चार दीवारी के अंदर पूरी हो जाएगी तो आप नहीं चाहेंगे कि बाहर निकले, तो इनके लिए भी ऐसा ही था। उसमें भी नगर तीन तरह के थे, राजनीतिक महत्व के, धार्मिक नगर, व्यापारिक नगर। नगरों में मूल्यवान वस्तुओं का निर्माण होता था, रत्न जनित आभूषण है, बारीक सूती रेशमी वस्त्र, हाथी दांत की मीनाकरी वस्त्रों की रंगाई, इन सबके लिए तो देश में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, मतलब एक तरीके से हमारा कहे कि वैश्वीकरण की स्थिति में हमारा स्थान भी है, अच्छा खासा हमारे यहाँ से बता रहे हैं। रत्न जनित आभूषण, बारीक सूती रेशमी वस्त्र, मीनाकरी और वस्त्रों की रंगाई, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। इन वस्तुओं की खपत धनी वर्ग में होता था, विशेष रूप से राजा, सामंत, श्रेष्ठी ये लेते थे। और नगरों की औद्योगिक इकाइयां सामान्य वस्तुओं का निर्माण नहीं करती थी, तो गांव का जो घरेलू उद्योग वो अलग था, नगरों का अलग था। अंग्रेज व्यापारी जो थे, देखिए जितने भी वंश आए इनसे कोई परिवर्तन नहीं आया है, लेकिन जो अंग्रेज व्यापारी थे इन्होंने क्या किया, इस देश को अपना बाजार बनाने के लिए यहाँ के बारीक धंधों को, जो यहाँ के बारीक धंधे थे, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी थी, बारीक धंधों को बहुत कुछ नष्ट किया।
जो कुछ बाकी बचे थे वे सामाजिक व्यवस्था के कारण नष्ट हो गए। इन्होंने ना यहाँ से जुड़ने का आधार ये बनाया कि इनको लाभ कैसे हो। इसके पहले जो राजवंश आए उनसे हमें इतनी घृणा नहीं हो रही है, 1857 की क्रांति जैसी स्थिति पैदा नहीं हो रही। उसके पीछे कारण है क्यों हमारे बीच में इंटरवीन नहीं कर रहे हैं। जो व्यवसाय है, जो जैसे काम कर रहे हैं, या ग्राम जो अपने आप में स्वतंत्र हैं, वो सब वैसे ही चल रहा है। लेकिन अंग्रेजी राज्य क्या है, अंग्रेजी राज्य की स्थापना के साथ साथ दिक्कत ये है कि इस देश की सामाजिक संगठन में विघटन और परिवर्तन लक्षित होने लगा। हमारी सामाजिक संगठना को विघटित किया जाने लगा, तो परिवर्तन देखेगा। यो अंग्रेजों की विजय की जिम्मेदारी जो थी यहाँ की स्थिर आर्थिक व्यवस्था पर नहीं, अनेक जातियों उपजातियों में विभक्त इस देश में पारस्परिक एकता का सर्वथा अभाव रहा है। ये समस्या है हमारे यहाँ पे कि इतनी जाति और उपजातियों में चीजें बटी होती हैं कि जो यूनिटी होनी चाहिए वो यूनिटी नहीं है। इसका फायदा बाहरी आक्रमणकारी उठा लेते हैं, जबकि एक सीमा तक देखें तो विदेशी मुसलमानों की विजय का कारण क्या था? यही कारण था ना, पारस्परिक एकता का सर्वदा अभाव था। और अंग्रेजों की विजय का भी आज भी, जबकि एक सीमा तक देश का आधुनिकीकरण हो गया, स्थिति यही है। पुरातन आर्थिक व्यवस्था के छिन्न भिन्न होने पर, जब पुरातन जो आर्थिक व्यवस्था थी वो जैसे ही छिन्न भिन्न हुई तो जो जाति प्रथा थी वो शिथिल हुई। लेकिन दिक्कत ये है ना कि जाति प्रथा शिथिल होना अलग बात है, पूरी तरह खत्म तो नहीं हुआ। जैसे सती प्रथा खत्म हो गया, अगर जाति प्रथा खत्म हो जाता तो आज बहुत सी समस्याएं खत्म हो जाती। वो शिथिल हो गई लेकिन मिटी नहीं। आधुनिक साहित्य में इस प्रथा पर करारी चोट की गई है। जो आर्थिक परिवर्तन अंग्रेजों द्वारा ले आया गया वो मुसलमान आक्रमणकारियों द्वारा संभव नहीं था। इनके आने से, किनके आने से? अंग्रेजों के आने से सामाजिक रीति नीतियों में कहीं संकोच और कहीं विस्तार दिखाई पड़ा। आधुनिक साहित्य में आक्रमणकारियों द्वारा ये चीजें संभव नहीं था। इनके आगमन से, मतलब मुस्लिम के आगमन से, जो मुस्लिम सत्ता आई तो हमारे रीति नीति में कहीं संकोच और कहीं विस्तार दिखा। क्योंकि देखिए मुस्लिम क्या थे, यायावर थे और सामाजिक विकास की दृष्टि वो पिछड़े हुए थे। उनकी स्थिति पूर्व सामंती थी, इसलिए वे विजयी होकर भी यहाँ की उच्चतर सभ्यता से विजित हो गए और समाज के ढांचे में कोई बुनियादी फर्क नहीं ले आते। देखिए एक चीज है, हमें यहाँ समझना है कि यहाँ पे किसको कह रहे हैं, अंग्रेज को कह रहे हैं आने से व्यवस्था में परिवर्तन हुआ या मुस्लिम के आने से। देखिए मुस्लिम आक्रांता जो आए ना, उनकी जैसी भी रीति रिवाज सारी चीजें थी। सबसे बड़ी दिक्कत ये था कि उनका उद्देश्य ना लूटपाट भी करना है तो लेके चले जाना है। अंग्रेजों की तरह जो कुटिल चाल चल के औपनिवेशिक सत्ता या गुलाम बनाकर यहाँ का शोषण करना, ये चालाकी उनमें नहीं था। ये जितने भी पहले के वंश आए ये भी नहीं था। आप चाहे मुगल सल्तनत उठा के देख लो, है ना, मुगल सल्तनत में इतने समय तक, दिल्ली सल्तनत है, और पूरा जिसने भी अब और भी बाहरी सत्ता ने आक्रमण किया, तो उनसे दिक्कत ये था ना कि वो आते आक्रमण करते बस जाते। और आप आज देखेंगे तो ऐतिहासिक दृष्टि और स्थापत्य कला की दृष्टि उन्होंने बहुत कुछ छोड़ा। ये नहीं है कि लूट के सब ले गए, वो आते यायावर थे, आना जाना था उनका। वो इस तरह नहीं कि सब कुछ लूट के खजाने से अपने देश को भरना। इसलिए वे विजयी होकर भी यहाँ की उच्चतर सभ्यता से विजित हो गए और समाज के ढांचे में कोई बुनियादी फर्क लाए नहीं। आर्थिक इकाइयों में यथा स्थिति बनी रही। अंग्रेज क्या थे, इनके साथ दिक्कत ये थी कि सामंती व्यवस्था से आगे बढ़कर इनकी दृष्टि में जो पूंजीवादी व्यवस्था, अधिकाधिक दोहन और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने वाली दृष्टि, ये पूंजीवादी व्यवस्था अपना चुके थे। सामाजिक विकास की दृष्टि वे यहाँ के लोगों से एक मंजिल आगे थे। कहाँ के? यहाँ के लोगों से। इसलिए जो आर्थिक व्यवस्था है उसमें वो परिवर्तित करने में उन्हें सफलता मिली अंग्रेजों को, किंतु इसे उनकी कृपा नहीं कह सकते। उनका स्वार्थ था। अगर उन्होंने कुछ भी किया, हर एक चीज, छोटी से छोटी चीज में परिवर्तन लाया, भले उससे हमें थोड़ा फायदा हुआ, लेकिन उनमें उनका स्वार्थ पहले सद था, बाद को हमारा। गांव की जमीन का बंदोबस्त करने के कारण उन्हें थोड़े लोगों से ही मालगुजारी मिल पाता था। जमींदारों और बड़े बड़े जोतदारों का एक ऐसा तबका खड़ा हुआ जो अंग्रेजों को, मतलब कि गांव के तबके की बात करें कि अगर देखें तो एक ऐसा भी तबका उनके साथ खड़ा था जो आखिरी विदाई के समय तक उनकी सहायता करता। मतलब हमारे यहाँ पे सिंपली सिटी में अगर देखें तो सादगी पूरे रवैये को देखते हो कि एक चीज हमारे यहाँ पे जो कहते हैं ना, पारस्परिक एकता का भाव, ये बहुत बड़ी समस्या है। आखिरी विदाई मतलब उनको जाते जाते भी लाभ पहुंचाने के लिए एक तबका खड़ा था उनके साथ।
अंग्रेजों ने क्या किया, अपने स्वार्थ के लिए इस देश को लूटा और यहाँ के व्यापार को भी नष्ट किया। उसमें केंद्र में था स्वार्थ, लेकिन हमारे यहाँ खंड खंड में पूरा देश इस तरह टूटा पड़ा था कि पारस्परिक एकता के अभाव ने उनके लिए एक तरीके से कहते हैं चीजों को पेश कर दिया कि लूटो बढ़िया खजाना। अब जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं, 1793 में, ये बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है सन 1793 में बंगाल है, बिहार और उड़ीसा में जमींदारी प्रथा लागू की है। किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बाद में आप देखो, बम्बई है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी यही व्यवस्था शुरू की गई। यानी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जो जमींदारी प्रथा थी, बाद में देखो बम्बई, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, वहां पे भी सन 1820 में सर थॉमस मुनरो ने इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किया और लागू करके जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति की, जमीन क्या है, व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में बदल दिया। जमींदार जो है और जोतदार है, दोनों ही जमीन का क्रय विक्रय कर सकते थे। मतलब कॉर्नवालिस ने 93 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो जमींदारी प्रथा लागू की, बाद में वही चीज आप देखो तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा ही नहीं बल्कि बम्बई, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में भी यही जमींदारी प्रथा शुरू हुई। और 1820 की बात करें तो सर थॉमस मुनरो की बात करें कि वो इस्तेमारी लागू करते हैं और इससे ये इस्तेमारी में हो जाता है कि जमीन को व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में। अब क्योंकि वो व्यक्तिगत संपत्ति हो गया तो आप एक चीज कर सकते हो, खरीद फरोख्त कर सकते हो, दोनों ही, जमींदार हो, जोतदार हो, क्रय विक्रय कर सकते हैं। इसके पहले क्या होता था कि जब ये नहीं था इस्तेमारी बंदोबस्त, तो इसके पहले जमीन को ना आप खरीद सकते हैं ना बेच सकते। क्यों? क्योंकि उस पर व्यक्ति का स्वामित्व नहीं था। अब क्योंकि उनका व्यक्तिगत संपत्ति हो गया तो वो कर सकते हैं। खेत की व्यक्तिगत संपत्ति हो जाने पर खेती का व्यवसायिक हो जाना स्वाभाविक था। अगर आप खेत को बेच सकते हो, खरीद सकते हो, तो लेन देन भी कर सकते हो। अब खेती क्या है, व्यवसायिक हो गया। इसके पहले लोग खेती क्यों करते थे? अपना भरण पोषण अच्छे से हो जाए, कमर्शियल पर्पज नहीं होता था। पहले कृषि का उत्पादन गांव में ही रह जाता था, लेकिन अब क्योंकि व्यवसायिक हो गया तो अब बाजारों में जाने लगा। यातायात की सुविधा बढ़ने पर उत्पादन की किस्म पर भी प्रभाव पड़ा। खेतों में उन वस्तुओं का अब उत्पादन ज्यादा होने लगा जो व्यवसाय के, जिससे ज्यादा लाभप्रद थे। अब ये सब देखिए, कुल मिला के ये अंग्रेजों का अपना स्वार्थ सद रहा। उनको बाजारों तक चीजों को ले जाना था, वो भी सस्ते दामों पर। तो जो किसान अपने लिए अन्न को उपजाता था अपने भरण पोषण के लिए, क्योंकि इन्होंने इस्तेमारी में जमींदार, जोतदार दोनों को दे दिया परमिशन, और अब वो खरीद फरोख्त कर सकते हैं, तो अब उनके खेतों में व्यवसायिक दृष्टि से जो फसलें बहुत कीमती हों, जो अंग्रेजों के लिए भी फायदेमंद हो, वो सब आने लगी। अब जब वो आने लगी तो वो अपने भरण पोषण के अलावा ये सोचेंगे कि मार्केट में भी जाए, और क्योंकि व्यवसाय की दृष्टि से उनके यहाँ पे वो चीजें हुई, तो रुपए के चलन से भी व्यावसायिकता में वृद्धि और किसानों की स्थिति नहीं सुधर पाई। उन्हें कैसे नहीं सुधर पाया? उन्हें ये होता कि वो माल अच्छे दाम पे बिकते या कुछ मिलता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। उन्हें एक और क्या करना पड़ता, सरकारी मालगुजारी अदा करने की चिंता रहती, दूसरी ओर महाजन का ऋण। समय समय पर मालगुजारी की दर बढ़ा दी जाती, फलस्वरूप वे महाजनों के चंगुल में बुरी तरह फंस जाते। महाजनी सभ्यता का जाल फैलाने का श्रेय अंग्रेजों को ही है। मतलब कि अगर उन्हें समय पे मालगुजारी नहीं दिया गया तो भी संकट, और क्योंकि उस संकट से निपटने के लिए महाजनी सभ्यता जो थी, वहां से अगर ऋण ले लो तो ऋण नहीं चुका पाओ, ऋण अदायगी भी एक समस्या। आए दिन अकाल पड़ रहे हैं, किंतु अकाल पीड़ितों की रक्षा करने में अंग्रेज अधिकारी असमर्थ हैं। कर के बोझ, अकाल और महामारी आदि की भयंकरता का प्रचुर उल्लेख भारतीय हिंदू तथा उनके समसामयिक लेखों के साहित्य में देखने को मिलता ही है। पहले की सरल जो ग्राम व्यवस्था थी, बड़ी आराम से सारी चीजें होती थी, वो पारस्परिक झगड़ों के निपटारे पंचायतों में हो जाती थी, तो आगे कोर्ट कचहरी नहीं करना पड़ता था, गांव में ही सारी चीजें, मामले निपट जाते। नई अर्थव्यवस्था के कारण जो पारस्परिक संबंध वो और जटिल हो गए, अब पंचायतों द्वारा उनका फैसला हो नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में नई संस्थाओं का जन्म हुआ। अब आप सोचो, आज जो हम लोग कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो एक ग्रामीण स्तर पे जो भी समस्या होती थी उनका आपस में निपटारा हो जाता था पंचायतों में। आज तो आपको कोर्ट कचहरी में जाने के लिए किसी भी अच्छे वकील को हायर करना, उनका फीस देना, और वो सबके बस की बात नहीं। तो नई संस्था, यानी आप समझो कि ये कोर्ट की व्यवस्था अगर करें, न्यायालय की, तो ये कैसे गया? इनको इन्होंने ही, अंग्रेजों ने जटिल बनाया। अब पंचायत वो फैसला कर ही नहीं पा रहा है, तो नई संस्था एग्जिस्टेंस में आया। पंचायत के स्थान पे कचहरियां आ गई।
अलाव ये तो है कि अलगाव तो पुरानी व्यवस्था में भी था, किंतु नई व्यवस्था में जो अलगाव आया वो भिन्न प्रकार का है। पहले एक गांव दूसरे गांव से और गांव शहर से अलग थे। साहित्य और संस्कृति पर नागरिक संस्कृति की गहरी छाप थी, सबको एक सूत्रता में बांध देती थी। एक सूत्र में बांधने वाला जो खास तत्व था धर्म था। यही कारण था कि भक्तिकालीन जो काव्य है, जब करें भक्तिकालीन काव्य नगर और गांव को समान रूप से प्रभावित कर पाए। लेकिन जब हम बात करते हैं रीतिकालीन काव्य में, तो रीतिकालीन काव्य में गांव को वैसा महत्व नहीं मिला। इसे प्रमाणित करने के लिए बिहारी के दोहे उद्धृत किए जा सकते हैं। आधुनिक काल में गांव की ओर साहित्यकारों की दृष्टि अवश्य गई। मतलब कि एक चीज ये भी है, बच्चन जी कह रहे हैं कि सब चीजों को एक सूत्र में बांधने का काम धर्म भी करता था। और यही कारण है कि भक्तिकालीन काव्य उठा के देखो तो भक्तिकालीन काव्य नगर और गांव को समान रूप से प्रभावित कर पाया। लेकिन जब हम बात करें रीतिकालीन काव्य को, तो रीतिकालीन काव्य में गांव को वैसा महत्व नहीं मिला। कैसा महत्व नहीं मिला? अगर आप ये देखना चाहते हो बिहारी के दोहे में देखो, बिहारी ने नगर संस्कृति पे बहुत चीजें कही है, लेकिन गांव की संस्कृति पे उतनी चीजें नहीं कही हैं। आधुनिक काल में कहते हैं कि गांव की ओर साहित्यकारों की दृष्टि अवश्य गई, पर तब तक इन्हीं अंशों में गांव बदल चुके थे। अंग्रेजों की नई व्यवस्था से जनता को घोर संकट का सामना करना पड़ा। कैसे? खेत अनेकों एक टुकड़े में बट गए, किसान और सरकार के बीच बहुत से मध्यस्थ आ गए, पैदावार घटती गई, ग्रामीण उद्योग धंधों के नष्ट होने पर अधिक से अधिक लोग खेती पर आश्रित हो गए। बहुत से शहरी उद्योग भी अंग्रेजों की कृपा से कालकौलित हुए। फिर भी पुरानी अर्थव्यवस्था के स्थान पर जिस नई अर्थव्यवस्था को लागू किया गया, उसे अनजाने ही ऐतिहासिक विकास की अनिवार्य प्रक्रिया के फलस्वरूप भारतीय समाज विकास की ओर अग्रसर हुआ। देखिए, फायदा तो वो अपना ही देख रहे थे। अंग्रेजों की जो नई व्यवस्था, उससे संकट का सामना तो बहुत करना पड़ा। उन्होंने इतनी चालाकी की कि पहले खेत में अगर देखें, किसान अपने हित के लिए बढ़िया, अपने हित के लिए क्या, अपने भरण पोषण के लिए जितना भी उपजाता था, सरप्लस ही प्रोडक्शन रहता था, बढ़िया खाता पीता, कम से कम अकाल की स्थिति का सामना तो नहीं करना पड़ता था। इनकी नई व्यवस्था में जब इन्होंने व्यावसायिक दृष्टि से खेतों को आगे बढ़ाने की कोशिश की, खेत को अनेकों अनेक टुकड़ों में बांटने में मजबूर किया, और फिर उनके बीच भी आप देखो बिचौलिए आ गए, किसान और सरकार के बीच मध्यस्थ भी आ गए, पैदावार घटती गई। और क्योंकि ग्रामीण उद्योग धंधे व्यवसायिक दृष्टि से होने लगे, वो नष्ट होने लगे, ज्यादा से ज्यादा लोग खेती पर आश्रित हुए, तो बहुत से जो शहरी उद्योग हैं वो भी अंग्रेजों की कृपा से गायब हो गए, क्योंकि ये गांव की जो अर्थव्यवस्था उसको भी बिगाड़ चुके हैं। जैसे नील का उत्पादन करवा रहे हैं, लेकिन पैसे उतने किसान नहीं पा रहे, ऋण अदायगी में चुका रहे, महाजनी सभ्यता के चंगुल में फंसे पड़े। इन्होंने एक काम तो किया, गांव की जड़ता को तोड़ा, दूसरे गांवों से शहरों से संपर्क किया, तो घेरे में जो बधी हुई अर्थव्यवस्था उसको राष्ट्र उन्मुख जोड़ने का काम किया। जो देश एक समय केवल और केवल धार्मिक एकता में बधा हुआ था, भारत, वो राष्ट्रीय एकता के प्रति भी जागरूक होने लगा, क्योंकि हम गांव से निकल के जब शहरों में जाते थे, वहां बात करते थे, धीरे धीरे जो है कहते ना कि अपने एक जहाँ पे कूप मंडूक बने हुए थे, जब हम दूसरे से मिलते, तीसरे से मिलते, तो हमें राष्ट्रव्यापी स्तर पे पता चलता कि क्या चीजें हो रही क्या नहीं। तो एक तो है कि उस स्थिति में जब हमें आज़ादी प्राप्त करनी थी तो हमें बाहर निकलना जरूरी था, तो हमारे लिए तो ये अच्छा हुआ। कोई भी चीजें गाँव से होकर राष्ट्र उन्मुख चीजें हुई, राष्ट्र के स्तर पे चीजें सोचने में मदद मिली। दूसरी ओर जो हमारे यहाँ पे एक जातीय दंश, जाति प्रथा सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति है, उसमें वर्गों में ये बदलने लगी, किंतु जो जाति उच्चता की भावना फिर से कहेंगे वो गायब नहीं हुई। अंग्रेजों ने जाने अनजाने जो भी सुविधाएं दी, उनका उपयोग अगर किया किसी ने, तो उच्च जाति के लोगों ने ज्यादा किया, क्योंकि वही शासन में उन्हीं का प्राधान्य था, राष्ट्रीय आंदोलन में भी उन्हीं का हाथ, साहित्य और कला पर भी देखें तो वही उच्च जाति के लोगों का आधिपत्य। इसलिए आज एक होकर भी हम अनेक हैं। अंग्रेजों ने इस भेदभाव का लाभ उठाया, पर सारा दोष उनके कंधों पर लाद कर हम अपने को निर्दोष भी नहीं कह सकते। फिर भी जाति प्रथा कहें तो शिथिल जरूर हुई, इनमें संदेह नहीं। इसके साथ ही नए नए आर्थिक वर्गों का जन्म हुआ, उच्च वर्ग और श्रमिक वर्ग। इनके अलावा एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। इस देश में इस वर्ग की भूमिका ही सबसे अधिक क्रांतिकारी कही जाएगी। तो एक उच्च वर्ग, दूसरा श्रमिक वर्ग, लेकिन ये तीसरा कौन सा वर्ग है? क्योंकि कहा जा रहा है
कि देखा जाए तो ये जो है एक अतिरिक्त एक नए मध्य वर्ग का उदय हुआ। इस देश में इस वर्ग की भूमिका ही सबसे अधिक क्रांतिकारी है, लेकिन वो वर्ग है कौन? तो यहाँ पे आपने देखा कि इन्होंने दोनों स्थितियों से आपका परिचय करा दिया। अब इसके बाद जो है शिक्षा का पश्चिमीकरण। तो शिक्षा के पश्चिमीकरण यानी हमारे यहाँ पे देखिए कि एजुकेशन का आना वो कैसे हुआ, उसको इन्होंने कहा शिक्षा का पश्चिमीकरण। शिक्षा के पश्चिमीकरण के संबंध में कहते हैं कि ब्रिटिश राज की स्थापना और आर्थिक परिवर्तनों के संदर्भ में कुछ ऐसी नई समस्याएं पैदा हुई जिनसे जूझने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी। कहना नहीं होगा कि नई शिक्षा प्रणाली द्वारा जो ज्ञान विज्ञान उपलब्ध हुआ उससे उस दिशा में बहुत सहायता मिली। 18वीं सदी के अंत में इस देश को जिस पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के संपर्क में आना पड़ा वह भारत के ज्ञान विज्ञान से प्रकृति में ही अलग था। भारतीय ज्ञान कैसा था? गतानुगतिक और परंपरागत, जबकि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान नए जीवन संदर्भों की ताज के लिए हुए था। भारतीय ज्ञान विज्ञान का लक्ष्य आध्यात्मिक और पारलौकिक, तो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का भौतिक और अलौकिक। इस देश की विद्या वर्ग या जाति विशेष तक सीमित, पर पाश्चात्य विद्या सर्वसुलभ थी। फिर भी ज्ञान विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में इस देश ने अभूतपूर्व प्रगति की। दर्शन है, ज्योतिष है, गणित है, औषध विज्ञान है, धर्मशास्त्र, काव्य शास्त्र, व्याकरण। कहते हैं कि इसका जोड़ कोई अन्य देश कर ही नहीं सकता इन जो सब्जेक्ट की बात की, पर अब उन्हीं को दोहराया जा रहा है। मतलब यही जो चीजें हो चुकी हैं, शोध जिन पर हो चुका है, कहते हैं कि उन्हीं चीज को फिर से दोहराया जा रहा है। पर कुछ लोग वेदादि की आप्तता, वर्णाश्रम धर्म की श्रेष्ठता, इहलौकी के प्रति अनासक्ति आदि को यथापूर्व बनाए रखने के पक्षधर है। मतलब जैसे पहले था अब मुसलमानों में भी इसी प्रकार की गतानुगति का घर कर गई थी, पर अब नई परिस्थितियों में पहली रूढ़ियों की उपयोगिता के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया था। हिंदू और मुसलमान, उनकी शिक्षा पद्धतियों पर टिप्पणी करते हुए ओमेले ने लिखा है, इनमें बहुत कुछ समानता थी। वे उस भाषा में शिक्षा देते थे जो जनता की भाषा नहीं थी। उनकी शिक्षा का मूल स्रोत धर्म था और उनकी आप्तता अपरिवर्तनीय थी। वे नया विनिवेश और परिवर्तन के विरुद्ध थे। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति अपने अपने धर्म के प्रति कट्टरता की भावना ही पैदा कर सकती थी। इसके द्वारा स्वतंत्र व्यक्तित्व, विवेक सम्मत रैशनल दृष्टिकोण का निर्माण संभव नहीं था। फलस्वरूप आधुनिक शिक्षा पद्धति का समारंभ एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। आधुनिक होने की दिशा में इसे एक गत्यात्मक प्रस्थान माना जाएगा। इसके प्रसार में मुख्यतः 3 शक्तियों का योगदान है: ईसाई मिशन, सरकार और व्यक्तिगत प्रयत्न। तो शिक्षा पद्धति पर भी जैसे ओमेले ने टिप्पणी किया कि हमारे यहाँ पे जो भी चीजें थी शिक्षा में, अगर देखें तो अगर ये हिंदू है, मुस्लिम है, अगर वो अपनी ही भाषा में शिक्षा देते हैं तो वो जनता की भाषा तो नहीं है। और शिक्षा का मूल स्रोत अगर धर्म रख रहे हैं, धर्म और उनकी आप्तता, तो धर्म और उसकी आप्तता अपरिवर्तनीय है। और ये चीजें नया विनिवेश और परिवर्तन के विरुद्ध है, कुछ इससे परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस प्रकार की शिक्षा पद्धति कहते हैं अपने अपने धर्म के प्रति अगर देखें तो कट्टरता की भावना को जन्म दे रही, कुछ नया तो कर नहीं रहा है। अगर एक शिक्षा क्या है, आपके स्वतंत्र व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, आपको रैशनल विवेक सम्मत बनाता है, उसकी उस दृष्टिकोण की तरफ उन्मुख करता है। लेकिन क्योंकि आप धार्मिक शिक्षा को, धर्म के प्रति कट्टरता की भावना को अगर बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे तो कुछ नहीं होगा। तो कहते हैं कि इस फलस्वरूप देखें तो आधुनिक शिक्षा पद्धति का जो शुरुआत है एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इसके प्रसार में अगर कहें तो कहते हैं कि एजुकेशन को बढ़ाने में जो आपके यहाँ सहायक हुआ ईसाई मिशनरी है, सरकार है और व्यक्तिगत प्रयास किए गए, क्योंकि अगर ये शिक्षा दिया जाएगा तो इससे परिवर्तन नहीं होगा। अब ये बता रहे हैं कि देखिए जब ब्रिटिश राज की स्थापना की बात करें तो उसके पहले ब्रिटिश राज की स्थापना की पूर्व भी आपके यहाँ ईसाई मिशन दक्षिण भारत में आए थे और उनका उद्देश्य कोई एजुकेशन के लिए नहीं था। हर एक चीज ये अपने काम के लिए करते थे, अपने स्वार्थ के लिए। अब उसमें हमारा लाभ हो जाता था वो अलग बात है। ऐसे ईसाई मिशनरी भी दक्षिण भारत में आए, वो अपने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आए थे। लेकिन वो प्रचार कैसे करते, किस लैंग्वेज में करते,
प्लासी युद्ध के बाद यानी 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। 58 में कहते हैं कि डेनिश मिशन कलकत्ता आया, परंतु उसका क्रियाकलाप ही सीमित रहा। फिर 93 में मिशनरियों का दूसरा दल आया कलकत्ता, कैरे, विलियम कैरे और उनके दो सहयोगी। तो यहाँ पे इन्होंने नाम किसका लिया है? विलियम कैरे। कैरे एक बार आए ईसाई मिशनरी दक्षिण में आया धर्म प्रचार के लिए, जब 1757 की लड़ाई हुई थी तभी 58 में, लेकिन कुछ काम हुआ नहीं। फिर कलकत्ता में दूसरा दल आया 1793 में, और विलियम कैरे उनके दो सहयोगी ने जो उस मिशन से जुड़े थे, इनके बारे में कहते हैं कि नए बंगाल के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इन लोगों ने अदा की। इतना कि अगर कहें कि बांग्ला गद्य की नींव डालने वाले लोगों में कौन है, तो कैरे का नाम ले सकते हैं। फिर सन 1813 में कंपनी ने एक नए चार्टर को स्वीकृति दी, जिसके अनुसार शिक्षा आदि उपयोगी कार्यों के लिए अनुदान। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एजुकेशन में क्रांतिकारी परिवर्तन आप कहेंगे कि 1813 में शिक्षा के लिए जो अनुदान की बात हुई, ग्रांट की बात हुई, इससे कह सकते हैं कि एक नई दृष्टि मिली। नई दृष्टि क्या, एक साहस हुआ कि ठीक है, हम एजुकेशन के स्तर पे भी अब बढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि ग्रांट पास हो रहा है। 13 के चार्टर में एजुकेशन के संबंध में पहली बार ये बात हुआ। तो एक ईसाई मिशनरी से जो चीज़ें शुरू हुई, फिर चार्टर एक्ट में भी चीज़ें हुई थी 1813 में। इसके बाद कहते हैं इस चार्टर के बाद, यानी 1813 के बाद आने वाले जो मिशनरी थे, उसमें एक अलेक्जेंडर डफ है। उसका काम बहुत ही उल्लेखनीय है अलेक्जेंडर डफ का। क्यों? क्योंकि डफ जो है वो कंपनी के अधिकारियों पर डफ का विशेष प्रभाव था। तो वो जो था, वो धर्म प्रचार का काम जो है, अलेक्जेंडर डफ जो था, वो अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के द्वारा करना चाहता था। मतलब वो धर्म प्रचार करना चाहता था, लेकिन कैसे? तो उसका मन था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से। अब जो डफ है उसको धर्म प्रचार में तो सफलता प्राय नहीं मिली, पर इसी बहाने अंग्रेजी शिक्षा देने वाले बहुत से स्कूल कॉलेज खुल गए। अब देखिए अपने यहाँ पे इंग्लिश एजुकेशन कैसे फ्लरिश हुआ, कैसे आया। तो ये जो अलेक्जेंडर डफ है, क्योंकि इसका एक तो प्रभाव है कंपनी के अधिकारी पर, और क्योंकि वो शिक्षा देना चाहता है अंग्रेजी में, तो इस चक्कर में कह रहे हैं कि अंग्रेजी स्कूल बहुत से खुल गए। ईसाई मिशनरी वाला जो धर्म प्रचार वाला काम तो नहीं हो पाया, लेकिन अंग्रेजी स्कूल तो खुल गए। अब ईसाई मिशनरियों के काम के पीछे ना तो कोई कहते हैं कि आध्यात्मिक प्रेरणा थी, ना अनुग्रह की भावना। वे क्या करते, ईसाई धर्म के प्रचार में बस लगे हुए थे, जिसके लिए उन्होंने हिंदू और मुसलमान के धर्मों पर निसंकोच आक्रमण किया। उनको अपना धर्म प्रतिस्थापित, एक तरीके से लोगों के मन में पैठ जमानी थी। तो बिना कुछ सोचे समझे हिंदू और मुस्लिम के धर्मों पर निसंकोच उन्होंने आक्रमण किया और उनकी निंदा की। प्रत्येक स्कूल में उन्होंने क्या किया, ईसाई धर्म की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। उनका मानना था कि प्रत्येक अध्यापक अगर विज्ञान और गणित पढ़ाते हुए प्रकारांतर से भारतीय धर्म को तोड़ने में मदद करता है, पर आंकड़ों से ये स्पष्ट हुआ कि बहुत कम लोग जो है इनके ईसाई धर्म की श्रेष्ठता से प्रभावित हुए, जो इन्होंने स्कूल में पाठ्यक्रम में या उनके दैनिक एजुकेशन के सिस्टम में उस चीज़ को सम्मिलित किया था। वो भले ही पढ़ाए, लेकिन उनसे कुछ प्रभाव नहीं निकला। जिन लोगों ने उस धर्म को स्वीकार किया, यानी ईसाई धर्म को, उन्हें प्रेरणा देने वाली वस्तु धर्म की श्रेष्ठता नहीं थी, बल्कि अर्थ की श्रेष्ठता। अगर उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन लिया या कुछ भी, तो वो इसी दृष्टि से लिए कि कम से कम कल को हमको इसमें रोजगार मिलेगा। तो धर्म की श्रेष्ठता नहीं कि ईसाई धर्म इतना महान है, हम उसमें दीक्षित हो जाएं। उनको ये था कि इससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। फिर भी मिशनरियों के अपने काम में भी भारतीय भाषाओं में गद्य शैली थी। हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती आदि भारतीय भाषाओं में गद्य शैली अत्यंत आरंभिक स्थिति में थी। जनता में धर्म के प्रचारार्थ मिशनरियों को उनकी आवश्यकता प्रतीत हुई। कैरे हैं, ब्राउन है, नेवलिन है, स्किनर है, वेले आदि ने भारतीय भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद किया। स्कूलों में पढ़ाने के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तकें भी लिखनी पड़ी। भारतीय धर्म पुराण आदि को उन्होंने विवरणात्मक गद्य में प्रस्तुत किया। स्त्री शिक्षा के प्रसार में उनका महत्वपूर्ण योगदान। तो यहाँ पे ये बताया गया कि आप देखो, कैरे हैं, ब्राउन है, नेवलिन है, स्किनर, वेले, इन लोगों ने भारतीय भाषाओं में देखें तो बाइबिल का अनुवाद किया। अब देखिए, बाइबिल का अनुवाद इन लोगों ने भारतीय भाषाओं में किया। स्कूलों में पढ़ाने के लिए उन्हें पाठ्य पुस्तकें भी लिखनी पड़ी। अब ये सब क्यों कर रहे हैं? अपने धर्म के प्रचार के लिए। लेकिन इसी चक्कर में उन्होंने भारतीय भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद कर दिया, स्कूल में पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तक भी लिखी, और भारतीय जो धर्म पुराण आदि को है उनका भी विवरणात्मक गद्य प्रस्तुत किया। यहाँ तक स्त्री शिक्षा के प्रसार में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है।
अंग्रेजी शिक्षा की उपयोगिता अगर देखें तो कई दृष्टियों से सिद्ध हो रही थी। मतलब अगर वो इंग्लिश एजुकेशन देने की बात करें तो उसकी उपयोगिता समझ आ रही थी। इसके माध्यम से अंग्रेज जो व्यापारी थे उन्होंने क्या किया, एक तो ईसाई मिशनरी अपने धर्म के प्रचार के लिए एजुकेशन में हेल्प कर रहा था। दूसरा जो इंग्लिश एजुकेशन है ये हमारे लिए फायदे में क्यों काम कर रहे हैं। अंग्रेज जो व्यापारी थे उनको ये था कि कंपनी में कार्यरत जितने कर्मचारी हैं ऐसी चीजें हैं, क्योंकि हमें भारतीय बाजारों में ही लेन देन करना है तो इनको भी तो थोड़ा बहुत आना चाहिए, विचार विनिमय में सुविधा होनी चाहिए। तो अंग्रेजी जानने वालों के लिए जो है, अगर आपको अंग्रेजी आती है तो विदेशी फर्म और कंपनी के प्रशासन में नौकरी पाना सरल है। अब सोचिए हमारे यहाँ वाले अंग्रेजी में इंटरेस्ट क्यों लेंगे, क्योंकि नौकरी मिलेगा। ये थोड़ी है कि अंग्रेजी पढ़ के हम महान हो जाएंगे, ऐसा कुछ था नहीं। 1765 से 1813 तक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, यानी 1813 में चार्टर आ गया था और 65 से लेके 13 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष काम किया नहीं, किंतु मुस्लिम के जो तुष्टीकरण के लिए उन्हें वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता मदरसा 1780 में खोल दिया। मतलब 1765 से लेकर 13 तक इन्होंने विशेष कुछ काम नहीं किया। 13 में जो है चार्टर एक्ट आया है ये। लेकिन फिर भी इन्होंने देखिए 1788 में, क्योंकि इनको हिंदू मुस्लिम राजनीति में भी खेल खेलना था, तोड़ना था अंदर से, तो कलकत्ता जो मदरसा वो 80 में ही खोल दिया था। इसके अलावा बनारस के रेजिडेंट द्वारा बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में खोला गया। और जो कंपनी के सिविल सर्वेयर को अंग्रेजी शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज 1801, यानी 1813 में चार्टर आया था, इसके पहले ही देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज बन गया है। बनारस संस्कृत कॉलेज 91 में बन गया, कलकत्ता मदरसा बन गया है। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है उसके अध्यापकों से ये भी कहा गया कि आप देश भाषा में पाठ्य पुस्तकें तैयार करिए, यहाँ तक कोर्स भी तैयार करिए, व्याकरण भी तैयार कीजिए। तो मतलब सक्रियता तो पहले ही दिखने लगी थी, कोर्स तैयार कराया जा रहा है, व्याकरण कराया जा रहा है, देश भाषा में पाठ्य पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। इस कॉलेज ने यानी फोर्ट विलियम कॉलेज ने भी बहुत मदद की। इसने मदद ये किया कि इसके द्वारा जो है भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला, क्योंकि आगे भी देखो गद्य लेखन में ही पहले ही हमने कहा कि पद्य में अगर देखें तो अपनी बातों को जो चेतना के स्तर पे जब लोग एक तरीके से रेनेसां पीरियड में अपने प्रति सचेत हुए तो वो चीजें पद्य में कहना कह रहे थे कि उतना मतलब कि मदद नहीं कर पाता, पद्य में वो अभिव्यक्ति नहीं मिल पाता जितना चीजें गद्य में मिल पाती। तो अगर आप देखो भारतीय भाषाओं में भी कहते हैं कि गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला। अब इतना प्रोत्साहन कि आप ये भी देखो कि जैसे कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना से अंग्रेज विद्वान प्राच्य भाषा में अभिरुचि लेने लगे। इसके अलावा सन 1823 में कंपनी ने लोक शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए कलकत्ता में एक शिक्षा समिति संगठित की। इस समिति के सदस्यों में कुछ तो प्राच्य भाषाओं के समर्थक थे और कुछ अंग्रेजी शिक्षा के। प्रथम वर्ग के अगर देखें तो C.H.H. विल्सन प्रवृत्ति के प्रयत्न से कलकत्ता के बंदर से और बनारस के संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन हुआ और 1824 में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना। इस प्रेस से संस्कृत और अरबी की पुस्तकें छपने लगी। दूसरी ओर राजा राम मोहन राय ने ये मत व्यक्त किया कि व्याकरण की बारीकियों और वेदांत मीमांसा तथा न्याय इनको कंठस्थ करने में नवयुवकों के 1 दर्जन वर्ष नष्ट करना उचित नहीं है, इससे वे समाज के अच्छे सदस्य नहीं बन सकते। इन विषयों के स्थान पर उन्हें प्राकृतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित आदि की उपयोगी शिक्षा देनी चाहिए। सन 1834 में जब मैकाले भारत पहुंचा तो प्राच्य शिक्षा के विरोधियों को काफी बल मिला। यानी आप एक चीज देख पा रहे हो यहाँ पे कि भारतीय भाषाओं में भी गद्य लेखन को प्रोत्साहन मिला और कलकत्ता मदरसा, बनारस संस्कृत कॉलेज इनकी स्थापना से अंग्रेज विद्वान जो थे वो प्राच्य भाषा में इंटरेस्ट भी लेने लगे। और 23 में कंपनी ने लोक शिक्षा के संबंध में सुझाव देने के लिए कलकत्ता में एक शिक्षा समिति भी संगठित की। समिति के सदस्य और समर्थकों में भी बताया प्रथम वर्ग के C.H.H. विल्सन प्रवृत्ति के प्रयत्न से कलकत्ता के मदरसे और बनारस के संस्कृत कॉलेज का पुनर्गठन। फिर 24 में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना 24 में, और इसी कलकत्ता एजुकेशन प्रेस से संस्कृत और अरबी की पुस्तकें छपने लगी। दूसरी ओर राजा राम मोहन राय ने मत व्यक्त किया कि व्याकरण की बारीकियों और वेदांत मीमांसा तथा न्याय को कंठस्थ करने में नवयुवकों के 1 दर्जन नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है
अंग्रेजी एजुकेशन के समर्थन में अगर आप देखो तो राजा राम मोहन राय जी भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे देखो तो व्याकरण की बारीकी, वेदांत, मीमांसा तथा न्याय जो है इनको कंठस्थ करने में हमारे यहाँ के नवयुवकों को 1 दर्जन वर्ष नष्ट करने पड़ते हैं। अगर उसी की जगह पे हम प्राकृतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, गणित है, ये सब पढ़ाते हैं तो एक उपयोगी शिक्षा हुआ। अब इन्हीं सब बातों में ही चली रहा था 1834 में मैकाले भारत आता है। तो ये जो मैकाले आता है ये प्राच्य शिक्षा के विरोधियों को काफी बल मिला उसके आने से। राजा राम मोहन राय तो समर्थन में है ही, मैकाले तो चाहता ही था कि अंग्रेजी पढ़ाया जाए। मैकाले जो है वो संस्कृत कॉलेज और अरबी फारसी मदरसों के विरुद्ध था। संस्कृत कॉलेज के भी, अरबी फारसी मदरसों के विरुद्ध। वो उसका ये सुझाव था कि आप ये जो संस्कृत कॉलेज चला रहे हो, अरबी फारसी मदरसा चला रहे हो, सब बंद कर दो। वो यहाँ तक कि अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा में लिखता है कि हमारी भाषा जो है वो पश्चिमी भाषाओं में सर्वोत्तम है। जिसे इस भाषा का ज्ञान प्राप्त है उसे समझो संसार के अपार ज्ञान भंडार की उपलब्धि वैसे ही है। बहुत कुछ संभावना कि ये पूर्व के समुद्रों की वाणिज्य भाषा बन जाए। लॉर्ड बेंटिक ने मैकाले का प्रतिवेदन स्वीकार कर लिया, यानी इसने कहा, अब मैकाले ने स्वीकार भी कर लिया, पर संस्कृत और अरबी फारसी को दिए जाने वाले अनुदान बंद नहीं किए गए थे। मतलब संस्कृत और अरबी फारसी के विरुद्ध ये बोल रहा था, लेकिन बेंटिक ने माना इसकी बात को जरूर, लेकिन ये नहीं था कि जो ग्रांट संस्कृत और अरबी फारसी को दिया जा रहा वो बंद कर दिया जाए, ऐसा नहीं, वो ग्रांट चल ही रहा था। फिर भी आज जो विद्या के विद्यार्थी थे उनको जो छात्रवृत्ति पहले प्रोत्साहन के रूप में मिल रही है वो समाप्त कर दी गई। मैकाले का इफेक्ट तो पड़ा, यानी उसने बेंटिक को समझाया तो कामयाब तो रहा, लेकिन बस इतना नहीं करा पाया कि संस्कृत और अरबी फारसी को जो ग्रांट मिल रहा था उसको बंद करा दे, वो नहीं करा पाया। लेकिन इसके अलावा संस्कृत अरबी फारसी की जो पुस्तक छप रही थी उसको छपना रोक दिया गया। तो दो चीज तो घाटा हो गया, ग्रांट तो नहीं बंद हुआ लेकिन छात्रवृत्ति बंद हो गई, पुस्तकों का छपना रोक दिया। लेकिन यही पे ट्विस्ट आता है, आकलैंड की एंट्री होती है। आकलैंड को यही स्थिति स्वीकार नहीं थी कि पुस्तकों को छापना बंद कर दिया जाए। उसने क्या किया, संस्कृत अरबी फारसी का जो पुस्तक था या जो भी चीजें वो छपना वो जारी ही रखा, पर अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो भी संस्कृति थी वो ज्यों का त्यों मान लिया गया। इस समय दो प्रश्न सामने थे। एक तो ये था कि जो शिक्षा का माध्यम वो क्या हो, और अगर वो जो माध्यम हो जनता में उसका प्रचार प्रसार हो कैसे। ये दोनों प्रश्न देश की संस्कृति, राजनीति और समाज के साथ व्यापक रूप से जुड़े थे। अब जैसे शिक्षा का माध्यम क्या, उसके संबंध में 3 विकल्प थे। पहला ये था कि माध्यमिक शिक्षा और जो विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम जो है वो अंग्रेजी। दूसरा ये है कि संस्कृत अथवा अरबी फारसी रखा जाए। तीसरा ये है कि बोलचाल की भाषा बंगला, हिंदी, मराठी, गुजराती, उर्दू, हिंदी। तो क्या चीजें, पहला ये कि माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो। दूसरा ये कि संस्कृत अथवा अरबी फारसी हो। तीसरा ये कि बोलचाल की भाषा बांग्ला, हिंदी, मराठी, उर्दू, गुजराती हो। चार्ल्स ग्रांट पहले मत के समर्थक, यानी जो देखें जो चार्ल्स ग्रांट हैं वो पहले मत के समर्थक हैं। पहला क्या है, माध्यमिक और विश्वविद्यालय की शिक्षा का माध्यम क्या हो, अंग्रेजी हो। मैकाले ने बोलचाल की भाषा को माध्यम के रूप में असमर्थ घोषित किया। मैकाले ने बोलचाल की भाषा को माध्यम के रूप में असमर्थ माना, यानी बांग्ला, हिंदी, मराठी, गुजराती कि वो असमर्थ है। पर संस्कृत अरबी के विषय में उसने जो कुछ कहा उससे उसका अज्ञानता प्रकट होता है। जो भी हो, अंग्रेजी भाषा माध्यम के रूप में स्वीकार कर ली गई, तो माध्यम तो यही माना गया, अंग्रेजी को ही माना गया। बोलचाल की भाषा को शिक्षा का माध्यम स्वीकार न करने का निर्णय बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि अपनी नेटिव लैंग्वेज को तो माना नहीं गया। दलील ये दी गई कि अंग्रेजी शिक्षा के फलस्वरूप देश में एकता की भावना पैदा हुई है, जीवन की समस्याओं के संबंध में लोगों ने एक ढंग से सोचना शुरू किया है। मतलब अगर ये कहें कि अंग्रेजी शिक्षा को बोलचाल के उसमें माना जा रहा, तो इसके पीछे दलील देगी कि अंग्रेजी शिक्षा एकता की भावना पैदा की है। जीवन की जो समस्याएं हैं उनके संबंध में भी अगर देखें तो नए सिरे से सोचने का एक ढंग दिया है। राष्ट्रीय जो आपकी आकांक्षाएं उनको जागृत करने में बहुत सहायक हुआ है। प्रश्न ये है कि देसी भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने से क्या इन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती।
ये बच्चन जी कह रहे हैं कि अगर आप अंग्रेजी लैंग्वेज को अगर कह रहे हो कि उसको बोलचाल का या शिक्षा का माध्यम बनाओ, भाषा को शिक्षा का माध्यम, तो आप दलील दे रहे हो कि एकता की भावना पैदा कर रहा, राष्ट्रीय आकांक्षा को जागृत करने में सहायक है। तो क्या ये सब हिंदी नहीं कर सकता, मराठी नहीं कर सकता, गुजराती नहीं कर सकता? वस्तुतः यदि अंग्रेज अधिकारियों ने देसी भाषा का माध्यम अपनाया होता तो राष्ट्रीयता की भावना और भी जल्दी उत्पन्न होती। शिक्षा के इतने अधिक फैल जाने पर भी इस देश का आधुनिकीकरण नहीं हो पाया। अधिकांश लोग आज भी निरक्षर हैं, पर उस समय उस शिक्षा के माध्यम से जिस बौद्धिक मध्य वर्ग का उदय हुआ उसके आदर्श ऊंचे थे। आगे चलकर उन्होंने इसका उपयोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक विचारों के प्रसार में किया। 1853 ईस्वी में कह रहे हैं कि 1853 ईस्वी में कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण होने वाला था। 1853 में ब्रिटिश संसद ने भारत में अस्थायी शिक्षा नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से 53 में कंपनी के आज्ञा पत्र का नवीनीकरण होने वाला था और ब्रिटिश संसद ने भारत में अस्थायी शिक्षा नीति निर्धारित करने के उद्देश्य से एक संसदीय समिति बनाई। इसके फलस्वरूप 1853 में उद्घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि इस घोषणा पत्र को जॉन स्टुअर्ट मिल ने तैयार किया। इसके अनुसार जनसमूह को शिक्षित करने का प्रयत्न प्रारंभ हुआ। विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को भी प्रोत्साहन मिला। प्रत्येक प्रांत में इससे अगर देखें तो शिक्षा विभाग की स्थापना की गई, जिससे शिक्षा को एक सामान्य स्तर पर प्रतिष्ठित करने में सुविधा हुई। तो 53 में उद्घोषणा पत्र, 1803 पर जॉन स्टुअर्ट मिल। इससे क्या हुआ? जनसमूह को शिक्षित करने का प्रयत्न शुरू हुआ और विश्वविद्यालयों की स्थापना, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। इससे ही प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग की स्थापना हुई। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार आरंभ में विशेषतः बंगाल में हुआ। उत्तर भारत में लोग इस ओर उन्मुख नहीं हुए। इसका एक कारण ये भी है, क्यों नहीं उन्मुख हुए उत्तर भारत में लोग इस ओर अंग्रेजी शिक्षा की तरफ? एक कारण ये बताया जा रहा है कि पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध, आज का उत्तर प्रदेश, को बहुत बाद में ब्रिटिश राज में मिलाया गया। तो सेंट्रल जो था वो कलकत्ता था, बंगाल था। यहाँ पे इन लोगों को लगा कि हम अगर इंग्लिश एजुकेशन लेते हैं तो हमको रोजगार में सहायता मिलेगी। और पश्चिमोत्तर प्रदेश और अवध यानी आज का यूपी कह रहे हैं बहुत बाद में ब्रिटिश राज में मिले हुआ। तो यहाँ के लोगों को नहीं लगा कि हमको इंग्लिश एजुकेशन लेने से कुछ रोजगार में फायदा होगा या ऐसा। कलकत्ता के विदेशी व्यापारियों का केंद्र था, फलता अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों को व्यावसायिक फर्मों में, प्रशासकीय दफ्तरों में नौकरी पाने में सुविधा होती और बंगाल के बाहर ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ईसाई मिशनरियों के साथ जुड़े होने के कारण यहाँ के लोग अंग्रेजी शिक्षा को वैसे भी शंका के दृष्टि से देखते थे। शिक्षा में पिछड़े रहने के कारण जो है उत्तर भारत के सांस्कृतिक विकास में भी कहते अवरोध आया, जिसे दूर करने में समय लगा और नवीन शिक्षा पद्धति का लेखा जोखा लगाने पर इसमें कई अंतर विरोध भी दिखा। सच तो ये है कि अंग्रेजों को अपने दफ्तरों के लिए क्या चाहिए था? देसी बाबू की आवश्यकता थी, उससे उनका व्यवसाय और प्रशासन निर्बाध रूप से चलता। ईसाई मिशनरी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से लोगों को ईसाई बनाकर, देखिए ईसाई मिशनरी अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से लोगों को ईसाई बनाकर चाहते थे कि हम ईसाई में कन्वर्जन करेंगे तो पुण्य मिलेगा, पुण्य लूटने के चक्कर में थे। और हमारे यहाँ पे इस देश के उत्साही व्यक्तियों के दृष्टि में भी समानता रोजी रोटी का सवाल प्रमुख था। इसलिए कहते हैं कि बच्चन जी कहना कम भ्रांतिपूर्ण नहीं कि इस शिक्षा पद्धति के कारण ही राष्ट्रीय भावना का उदय हुआ, यानी अंग्रेजी शिक्षा। लेकिन सारे तर्कों के बाद ये बता रहे हैं, कहते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र वैसे क्वेश्चन भी करते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधार बना के बच्चन जी क्वेश्चन करने हैं, कहते हैं कि देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र को देखो, जिनको हम पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में कहते हैं, उन्होंने कौन सा इंग्लिश एजुकेशन लिया था? या कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुआ, 1885 में। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व उनकी रचनाओं में अगर देखें तो देशकाल की अनेक समस्याएं हैं। इस शिक्षा प्रणाली के कारण छोटा सा बुद्धिजीवी मध्य वर्ग जरूर पैदा हुआ, पर ज्यादातर लोग तो निरक्षर रह गए। फिर भी इससे एक तरह का धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण बना, जो मध्यकालीन धार्मिक रूढ़ियों से मुक्त होने का तर्कसम्मत और अलौकिक था। व्यक्ति स्वतंत्रता इसकी दूसरी उल्लेखनीय देन है। आश्रम धर्मी घेरेबंदी से बाहर निकलकर व्यक्ति के अपने निर्णय को प्रमुखता मिली। मध्यकालीन धार्मिक कथाओं को विश्वसनीय बनाने और आधुनिक युग की समस्याओं से जोड़ने के मूल में भी यही प्रवृत्ति क्रियाशील थी। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि भारतेंदु जी अगर उस चीज को नहीं किए तो क्या ये सब कुछ का देन अंग्रेजी
शिक्षा को मान लेना क्या सही है? सही तो नहीं है। आप तर्क की दृष्टि से देखेंगे तो आप खुद ही खारिज कर देंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन के संबंध में इतनी बातें इन्होंने बताई। अब आगे देखेंगे कि इसी तरीके से यातायात के साधन, प्रेस और जनमत, इन सब का क्या क्या प्रभाव रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलेगा। तो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कर लेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और काफ़ी बड़ा हो जाएगा क्लास, और बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आई होगी। और वैसे भी आप आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास जो है बच्चन जी का देखेंगे तो सेम चीज़ें यही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।